ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज विज्ञान के अंदर हमारा टॉपिक है मेंडल की वंशागति के नियम। तो मेंडल की वंशागति के नियम क्या होते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। मेंडल की वंशागति के नियमों के अंदर या मेंडल के प्रयोगों के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि किसी माता के अंदर पुत्र तथा पुत्री का निर्माण किस प्रकार से होता है। जो ये लड़का एवं लड़की का जो निर्माण होता है, ये मेंडल की ही योगदान है। इन्होंने गुणसूत्रों के बारे में बताया था। जो गुणसूत्र किसी लड़के के अंदर या किसी नर के अंदर एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक्स और वाई गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। एक्स की संरचना होती है वो लंबी तथा बेलनाकार, और इसी प्रकार जो वाई की संरचना होती है वो पुच्छ आकार की होती है तथा करोड़ों की संख्या के अंदर ये अंडाणु से सलित होते हैं। इसी प्रकार जब किसी लड़की का निर्माण होता है तो इसके अंदर गुणसूत्र है वो एक्स मिलकर किसी लड़की का निर्माण करते हैं। आज हम जो लड़के एवं लड़कियों में अंतर प्राप्त करते हैं, ये सब मेंडल का ही योगदान है। तो इन्होंने क्या किया था कि गुणसूत्रों के आधार पर किसी मादा में लड़का एवं लड़की का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमें बताया था। ये बोर्ड के एग्जाम के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर गुणसूत्रों के आधार पर किसी लड़के एवं लड़की का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके बारे में सविस्तार समझाना पड़ता है। तो आज हम पौधों की जो वंशागति, जो पौधों के बारे में मेंडल ने बताया था, जैसे मटर के पौधे का चयन किया था मेंडल ने, और मटर का पौधा होता है वो विपर्यासी लक्षणों वाला होता है, और इसके अंदर जो जनन क्षमता होती है वो अत्यधिक होती है, या फिर थोड़ी जगह के अंदर अधिक पैदावार की जा सकती है मटर के पौधे में। इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो पाइसम सेटाइवम होता है, और इसी मटर के पौधे के आधार पर उसने वंशागति का पहला नियम दिया था, प्रभाविता का नियम। यह है प्रभाविता का नियम। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रभाविता के नियम के अंदर क्या प्राप्त होते हैं कि जो पौधे के अंदर लक्षण पाए जाते हैं वो सभी लंबे होते हैं और संकरित होते हैं। 100% लंबे पौधे पाए जाते हैं। अब किस प्रकार से पाए जाते हैं, इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसके अंदर ये मैं पहला बता रहा हूँ प्रभाविता का नियम। तो इसके अंदर जो कैपिटल टी है, इसको बोलते हैं शुद्ध लंबे पौधे, और जो इसका क्रॉस करवाना है वो स्मॉल टी के साथ, शुद्ध बौने पौधे के साथ करवाना है इसका। जब आप इसका क्रॉस करवाते हो तो क्रॉस करवाने पर क्या होता है, इसके अंदर ये इस प्रकार की संरचना बन जाती है। इसमें स्मॉल टी और कैपिटल टी के संयोग से क्या प्राप्त हो गए, संकरित लंबे। लंबे पौधे कौन से होते हैं, वो 100% लंबे पौधे। ये इसकी F1 पीढ़ी होती है। इसके अंदर इसने क्या किया कि शुद्ध लंबे पौधे की शुद्ध बौने पौधे के साथ संकरण करवाया। तो संकरण करवाने पर जो पौधे की पीढ़ी प्राप्त होती है वो प्राप्त हुई संकरित लंबे पौधे, F1 पीढ़ी प्राप्त होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर उसने देखा कि भाई जो उसको वापस ऐसी की ऐसी पीढ़ी प्राप्त होनी थी, यानी शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होने थे या फिर शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होने थे। ऐसी स्थिति में उसको पौधे के गुण नहीं प्राप्त हो पाए, और जो लंबे पौधे थे उनका बौने पौधे के साथ संकरण करवाने पर इसके आधे 50% गुण तो लंबे पौधे के और 50% गुण बौने पौधे के प्राप्त हुए थे, जिसके कारण 100% वो पौधे थे वो सभी के सभी क्या हो गए, संकरित लंबे, यानी संक्रमित लंबे पौधे। उसमें आधे बौने पौधे के गुण थे और आधे
लंबे पौधे के गुण थे। इस प्रकार से उसने जो प्रभाविता का नियम दिया था उसमें विस्तृत उसकी जानकारी नहीं दे पाया था, जिसके कारण वो आसानी से प्रभाविता के नियम को समझा सके। इसके लिए इसने एक दूसरा नियम और दिया। इसका प्रभाविता के नियम के आधार पर ही दूसरा नियम दिया था, पृथक्करण का नियम, जिसे दूसरा नियम दिया था उसने पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो युग्मकों की शुद्धता, युग्मक क्या हो गए? जाइगोट हो गए, जो उसने प्रथम पीढ़ी के अंदर प्राप्त किए थे, और उनको अति शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए उसने एक चेकर बोर्ड तैयार किया। तो चेकर बोर्ड के अंदर उसने ये देखा था कि उसमें कुछ पौधे तो लंबे प्राप्त हुए थे और कुछ पौधे बोने प्राप्त हुए थे, तथा कुछ तो शुद्ध रूप में लंबे पौधे प्राप्त हो गए थे और कुछ शुद्ध बोने पौधे प्राप्त हुए थे। तो शुद्ध लंबे भी प्राप्त हो गए, शुद्ध बोने भी प्राप्त हो गए, और साथ में उनमें कुछ संक्रमित पौधे जैसे संक्रमित लंबे पौधे प्राप्त हो गए थे। तो इसका जो लक्षण प्रारूप होगा या जो जीन प्रारूप होगा वो अलग अलग होगा। तो अब देखते हैं हम जो दूसरा नियम था युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसके लिए उसने क्या किया था? एक चेकर बोर्ड तैयार किया, कैपिटल डी और स्मॉल डी। इसी प्रकार प्रभावी पौधे और अप्रभावी पौधे या बोने पौधे जिनको हम बोलते हैं, और इसके आधार पर उसने क्या किया था? चेकर बोर्ड के आधार पर उसने शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया था। अब देखिए इसके अंदर कैसा करना है, आपको व्युत्क्रम करना है, इसके साथ गुणा करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? कैपिटल टी डी, इसी प्रकार कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसी प्रकार इसका वापस व्युत्क्रम करेंगे, स्मॉल टी कैपिटल टी, और इसी प्रकार इसका व्युत्क्रम इसके साथ करेंगे प्रभावी। ये है प्रभावी पौधा है, ये भी है प्रभावी, व्युत्क्रम करना है इसका, तिरछा गुणा करते हैं जिसको, ये इस प्रकार से इसका प्राप्त हो गया। अब इसके अंदर देखिए ये हमें शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जैसा उसने प्रथम पीढ़ी के अंदर प्राप्त किया था। ये शुद्ध बोना पौधा, और ये आ गए संकरित लंबे पौधे। आप संकरित न लिखते हो तो भी चलेगा, लंबे लिखते हो, ये भी संकरित लंबे पौधे। अब देखिए इसके अंदर जो इसका व्युत्क्रम करवाया था इसने, ये आ गई आपकी F2PD। सीधा चेकर बोर्ड के आधार पर आप आसानी से बता सकते हो इसके अंदर कि भाई जब उसने प्रभावी पौधे का अप्रभावी पौधे के साथ व्युत्क्रम करवाया तब उसके अंदर कुछ पौधे शुद्ध लंबे प्राप्त हुए, कुछ पौधे शुद्ध बोने, शुद्ध का अर्थ होता है एकदम शुद्ध बोने पौधे, छोटे पौधे प्राप्त हुए थे, कुछ पौधे संकरित लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, जिसमें लंबे तथा बोने दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार से उसने F2PD के अंदर जो 50% समयुग्मजी थे, सम मतलब समान, ये समयुग्मजी पौधे और 50% विषम युग्मजी पौधे, पौधे का जब क्रॉस करवाया तो चेकर बोर्ड की सहायता से उसने शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बोने पौधे तथा संकरित लंबे पौधे के रूप में प्राप्त किया था। इसके आधार पर उसने इसका जो लक्षण प्रारूप होता है वो 3:1 होगा। तो ये हो गया इसका लक्षण प्रारूप 3:1।
1। अब 3:1 कैसे हुआ? ये देखो लंबे पौधे, ये लंबे पौधे, ये लंबे पौधे, तो 3 तो लंबे पौधे प्राप्त हुए और 1 पौधा है वो बौना प्राप्त हुआ है। तो 1 1 1 1, तो ये क्या है? 1 2 3, ये तो लंबे पौधे की जो लक्षण है वो हमें दिखाई दे रहे हैं और 1 बौने पौधे के लक्षण। तो लंबे के 3 और बौने के 1 लक्षण प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसका लक्षण प्रारूप हो गया 3:1। अब आता है इसका जीन प्रारूप कितना होता है? जीन का अर्थ हो गया क्रोमोसोम, इसके अंदर गुणसूत्रों के आधार पर कितना बता सकते हो आप? तो इसका कितना रहेगा? देखो, एक तो है शुद्ध लंबा पौधा और एक है शुद्ध बौना पौधा और 2 है संकरित लंबे। तो 1:2:1, ये इसका जीन प्रारूप आ गया। तो बोर्ड के अंदर आपको इसके लक्षण प्रारूप भी बताने पड़ेंगे, जीन प्रारूप भी बताने पड़ेंगे, प्लस इसका प्रभाविता के नियम या पृथक्करण के नियम में से अगर एक छोटा क्वेश्चन आता है तब तो आप इसको 2 नंबर के अंदर लिख सकते हो। अन्यथा अगर ये पूरा का पूरा 4 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको तीनों के तीनों वर्णन करने पड़ेंगे। अब आता है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम तीसरा। स्वतंत्र अपव्यवन के नियम के अंदर इसने क्या किया था कि भाई गोल चूड़ीदार बीजों की हरे चूड़ीदार या पीले गोलाकार बीजों के साथ जब इसका क्रॉस करवाया था इसने चेकर बोर्ड की सहायता से, तो इसके अंदर जो इसका लक्षण प्रारूप था वो 9:3:3:1 के रूप में प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार इसका जो जीन प्रारूप होगा वो 1:2:1:1:1:1:2:1 के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसका जो लक्षण प्रारूप है वो जीन प्रारूप से भिन्न होगा और जो जीन प्रारूप है वो लक्षण प्रारूप से भिन्न होगा। तो लक्षण प्रारूप का अर्थ होता है कि किसी पौधे के आप लक्षण देखकर उसकी संरचना कर सकते हो और जीन जो सेट है उनके जो गुणसूत्रों के सेट के आधार पर आप उसके अंदर वर्णन कर सकते हो या उसके लक्षण आसानी से बता सकते हो या उसके जीन के या गुणसूत्रों के आधार पर उसकी संरचना का निर्माण कर सकते हो। तो ये प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि स्वतंत्र अपव्यवन के अंदर 50% समयुग्मजीव पौधे की विषम युग्मजीव पौधों के साथ या फिर पीले गोलाकार बीजों की हरे झुर्रीदार बीजों के साथ जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसके अंदर पीले गोलाकार बीज प्राप्त होते हैं। कैसे देखिए इसमें RR YY कैपिटल Y फिर स्मॉल r और स्मॉल y। इसी प्रकार इसके अंदर देखिए R Y एक कॉमन ले लिया इसमें और ये स्मॉल r स्मॉल y। अब इसका क्या किया हमने क्रॉस करवा दिया तो क्या आ जाएगा R R और कैपिटल Y और स्मॉल y। इस प्रकार से ये अपने पास F1PD प्राप्त हो गई। अब इसका क्रॉस ये क्रॉस करवा दिया। F1PD के अंदर हमें क्या प्राप्त हुए? पीले गोलाकार बीज प्राप्त होते हैं। तो पीले गोलाकार बीजों के अंदर स्वतंत्र अपव्यवन के नियम के अंदर पीले गोलाकार विषम युग्मजीव पौधे प्राप्त होते हैं। विषम युग्मजीव पौधों की संरचना तैयार हो गई। तो हमने जब क्रॉस करवाया था इसके अंदर RR ये पीले गोलाकार की हरे झुर्रीदार बीजों के साथ हरे झुर्रीदार बीजों के साथ जब आप इसका क्रॉस करवाते हो तो F1PD के अंदर हमें RR YY जो पीले गोलाकार विषम युग्मजीव जो पौधे होते हैं
वो या बीज होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। अब इसके आधार पर इसका सही तरीके से या स्वतंत्र अपव्यय के नियम को आप आसानी से नहीं समझा सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। और चेकर बोर्ड की सहायता से आप इसके अंदर आसानी से ये बता सकते हो कि इसके अंदर कितने पीले जो गोलाकार बीज है, कितने हरे झुर्रीदार बीज है, इनका वर्णन हुआ है या इनका कितनी बार जिक्र हुआ है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। पहला कैपिटल लीजिए वाई आर, फिर कैपिटल लीजिए, फिर इसके अंदर क्या कीजिए आप स्मॉल आर, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल, इस प्रकार से इसका आप नामकरण कर सकते हो। ऐसा ही आप इसका व्युत्क्रम करवाते हो, तो व्युत्क्रम करवाने पर कई बार पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं। वाई आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, एक बड़ा लीजिए एक छोटा लीजिए। तो इसके अंदर पहले वाला कैपिटल बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर बड़ा। चाहे आप आर को वाई बड़ा मान लो, चाहे वाई को बड़ा मान लो, इनमें से एक को छोटा लेना है, एक को बड़ा लेना है। और इसी प्रकार स्मॉल वाई और स्मॉल आर। अब आपको इसका क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। तो व्युत्क्रम करने पर हमें क्या होगा, ये व्युत्क्रम हो गया इसका वाई वाई और आर आर। इसी प्रकार कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, आर आर, इसी प्रकार कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर। इसी प्रकार कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, इसी प्रकार कैपिटल आर और स्मॉल आर। एक यहाँ से लेना है, दूसरा यहाँ से लेना है, तब जाके आपकी ये क्या बन जाएगी, संरचना बन जाएगी। अगर आपने इसका जो ऊपर वाली जो संरचना है वो एकदम सही कर दी, साइड वाली तो इसी के आधार पर ही रखी जाती है, पूरी की पूरी कॉपी की जाती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि भाई जो आपने ऊपर वाली जो संरचना बनाई है वो एकदम सही है, तो आपकी जो पूरी की पूरी तालिका होगी वो एकदम एक्यूरेट सही आएगी, करेक्ट आएगी। और इसके आधार पर आप उसके अंदर बीजों में जो पीले गोलाकार हरे झुर्रीदार या फिर ग्रीन कलर के जो बीज प्राप्त होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, इस चेकर बोर्ड की सहायता से ही आप आसानी से उसके बारे में समझा सकते हो। बिना चेकर बोर्ड की सहायता से आप अगर इसको समझाना चाहते हो तो आप ये कतई मुमकिन नहीं है कि आप इसको समझा सकते हो। तो चेकर बोर्ड तो आपको इसमें बनाना ही पड़ेगा। तो स्वतंत्र अपव्यय का नियम एक ऐसा नियम है जिसके अंदर उसका जीन प्रारूप, इसका लक्षण प्रारूप तथा जो चेकर बोर्ड है उसके आधार पर ही आप स्वतंत्र अपव्यय के नियम को आसानी से समझा सकते हो। अब इसी प्रकार ये कैपिटल वाई और ये फिर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल आर। इसी प्रकार ये कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर। इसी प्रकार कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, स्मॉल आर।
इस प्रकार से ये क्या बन गई आपकी एक तालिका बन गई। अब आपके इसमें आपको एक एल बनाना है, ये पूरा का पूरा उल्टा एल। इसमें ये सभी के सभी क्या आ जाएंगे, पीले गोलाकार है ये। ऐसी एक संरचना बनेगी आपकी ऐसे, ये पीले गोलाकार, ये भी पीले गोलाकार, ये भी पीले गोलाकार, ये भी पीला गोलाकार, ये भी पीला गोलाकार ही बनेगी। अब देखिए ये इस प्रकार की संरचना बन रही है। तो अब आपको वापस पीले गोलाकार, ये पीले गोलाकार, ये भी पीला गोलाकार, ठीक है। इसी प्रकार बाकी जो बचे हैं वो हरे झुर्रीदार बीजों के रूप में होगी। इसका जो लक्षण प्रारूप होगा वो कितना होगा, 9:3:3:1 के रूप में प्राप्त होता है। एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है लक्षण प्रारूप लिखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। इसी प्रकार इसका जो जीन प्रारूप होता है वो 12:1:1:1:1:1:2:1:1। ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसमें आप स्वयं देख लेना इसके अंदर जो लक्षण प्रारूप है। इस प्रकार से मेंडल की वंशागति के नियमों के बारे में आज हमने चर्चा की, जिसके अंदर आपने प्रभाविता का नियम, वंशागति का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यय, तीनों नियमों के बारे में आपने अध्ययन किया। और इससे पहले हमारी जो चर्चा थी वो क्या था कि भाई किसी इंसान में किसी लड़का या लड़की का निर्माण होना वो शुक्राणुओं के या गुणसूत्रों के संयोग के आधार पर ही होता है। उसमें नर का जो एक्स गुणसूत्र होता है वो मादा के एक्स गुणसूत्र के साथ मिलता है, तब तो बनता है लड़की का निर्माण। और अगर वाई गुणसूत्र के साथ मिलता है तब वो बनता है लड़के का निर्माण। कैसे होता है ये देखिए, एक जो वंशागति है या जो संतति है उसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र उसके और माता और पिता से प्राप्त होता है। तो ये हो गया एक्स गुणसूत्र या एक्स वाई गुणसूत्र, और ये हो गया एक्स एक्स गुणसूत्र। ये हो गया नर और ये हो गया मादा। तो नर का अगर गुणसूत्र है वो x के साथ मिलता है तब बन जाता है एक्स एक्स, लड़की का निर्माण हो रहा है। अगर सेम को चीज मिलती है तो वो लड़की का निर्माण होता है। और अगर y का x के साथ मिलना हो जाता है तो एक्स वाई बन जाता है, ये बन जाता है लड़का। और इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो माता और पिता से मिलते हैं जब, तो इसके अंदर कितने थे, 22 प्लस एक्स वाई और 22 प्लस एक्स एक्स। इसी प्रकार एक एक गुणसूत्र इसको क्या प्राप्त हो गए, माता पिता से प्राप्त हो गए। तो टोटल हो गए 22 प्लस 1 बराबर 23 इसमें और 23 इसमें। टोटल एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये किसके ऊपर योगदान होता है, पूरा का पूरा नर के ऊपर योगदान होता है कि नर का जो एक्स गुणसूत्र होता है वो मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तब लड़की का निर्माण होता है, और नर का वाई गुणसूत्र होता है वो मादा के एक्स गुणसूत्र के साथ मिलता है तब बन जाता है लड़के का निर्माण। तो इस प्रकार से किसी लड़का एवं लड़की का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो गुणसूत्रों के आधार पर आप आसानी से उसका डायग्राम बनाकर समझा सकते हैं कि उसमें किसी लड़का एवं लड़की का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मादा होती है उसमें समान गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स एक्स, और जो नर होता है उसमें असमान गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो एक्स और वाई गुणसूत्रों के आधार पर ही हम उसमें किसी लड़का एवं लड़की का निर्माण कर सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक था गुणसूत्रों के आधार पर या वंशागति के नियमों के आधार पर हम वंशागति के नियमों को कितने भागों में बांट सकते हैं तथा उनको चेकर बोर्ड तथा F1 तथा F2 पीढ़ी के आधार पर किस प्रकार से
प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये बोर्ड के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक पार्ट पूरा का पूरा 4 नंबर का। तो इन 4 नंबरों को प्राप्त करने के लिए आपको उसको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, प्लस उसके बारे में उसका वर्णन भी करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर इस किताब में इस पार्ट से रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो इसी में से आता है कि किसी लड़का एवं लड़की का निर्माण किस प्रकार से होता है, या गुणसूत्रों के आधार पर हम यह कैसे बता सकते हैं कि इसमें लड़का एवं लड़की का निर्माण हुआ है।